हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीएसई में। आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ का फर्स्ट यूनिट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था डिस्क्रीट मैथ का सिलेबस। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका यूनिवर्सिटी कोड या सब्जेक्ट कोड है KCS 303। डिस्क्रीट मैथ में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बेसिकली वो यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है आपके। सबसे पहला आता है उसमें सेट्स, दूसरा रिलेशंस, तीसरा फंक्शन। जो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो हम आज कवर करने वाले हैं सेट्स। सबसे पहले सेट्स, व्हाट इज सेट? तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आप दो चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला एक अनऑर्डर्ड और दूसरा डिस्टिंक्ट, और मतलब कलेक्शन भी है। सबसे पहले मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास जब आप सेट बनाते हो कुछ ऑब्जेक्ट्स का। अब जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया है एस के थ्रू, एस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5 2 7 4 6। ये सब एलिमेंट्स है सेट के। तो जब आप कलेक्शन बनाते हो किन्हीं ऑब्जेक्ट का, ये तो नंबर्स का सेट है, आप किसी का भी बना सकते हो, आप अल्फाबेट का बना सकते हो, आप एनिमल्स का बना सकते हो, आप किसी भी चीज का कलेक्शन को सेट बोला जाता है। तो उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है आपके वो रिपीट नहीं होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड से इसमें यहाँ पे क्या मतलब हुआ, लेट्स से मेरे पास एक दूसरा सेट है जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ए। तो देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों अलग सेट है, बट नहीं, क्योंकि जो हमारा सेट जो बनता है वो ऑर्डर पे डिफाइन नहीं होता। मतलब इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ और है, उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ और है, बट ये दोनों एक ही सेट है। तो वी कैन से S is equals to A, बोथ आर द सेम सेट। इसीलिए इसमें अनऑर्डर्ड और डिस्टिंक्ट का मैंने बोला था कि थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप डेफिनेशन पे फिर से आते हैं। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। फिर इसके बाद हम जाते हैं, अब सेट समझ में आपको आ गया कि सेट क्या है। इसके बाद हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो तरीका है इसका वो आता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म है जो अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिखा, ये जो एग्जांपल था ये एक रोस्टर फॉर्म में हमने सेट को रिप्रेजेंट किया, या टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स को लिस्ट करना बाय द सेपरेशन ऑफ कोमास, और उन सब एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर स्टोर करके आपको दिखाना होता है। तो ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब इसी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का। ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8 10। ये कुछ नंबर्स का कलेक्शन है या हम बोले कि सेट्स है, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो एस इज अ सेट ऑफ दीज नंबर्स। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ सेट बिल्डर फॉर्म, पहले सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि आप उस सेट के सारे एलिमेंट्स में से कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालते हैं, और उस कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। शायद अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं एग्जांपल से समझाता तो आपको समझ आएगा अच्छे से। सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मुझे इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं भी कर देता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। S इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे x क्या है? x है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब ये एलिमेंट की हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी, क्या क्या ये एलिमेंट हो सकता है। सबसे पहले जो हमारा x है वो बड़ा होगा या बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं, बड़ा, या हम लिख भी सकते हैं बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के, और छोटा होगा या बराबर होगा 10 के। ये कंडीशन एक आती है इसमें, जो एक आपका कॉमन इसमें से प्रॉपर्टी निकल के आई है कि x 2 से बड़ा है, 10 या 10 से छोटा है। एंड अब इसमें तो कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि 2 से बड़ा 3 भी है, बट 3 तो इस सेट का नंबर नहीं है। तो एक और इसमें से कॉमन प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं, या मैं कहूँ कि ये सारे नंबर्स इवन है। इसमें एक और प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, एंड x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। x is an element of set S where x is greater than or equals to 2 and smaller than equals to 10, and x is divisible by 2, or we can say x is an even number। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि and x is a even number।
सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, सो इसके बाद तो ये आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इसके बाद हम आते हैं कुछ कुछ हमारे यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट सेट्स जैसे एन जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है नेचुरल नंबर को। सो इट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ऐसे ही z जो रिप्रेजेंट करता है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स करता है फ्रॉम माइनस टू प्लस, आई मीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो उसमें से अगर हम z प्लस कर दें तो z प्लस जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। ऐसे ही q जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है रैशनल नंबर को। ओके, यहाँ पे फिर वही बात की रेशनल नंबर्स क्या होता है, कुछ लोगों को आपको पता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। So rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q. So अगर कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में है वो एक रैशनल नंबर है। इसके साथ एक कंडीशन और आती है कि where q is not equals to zero, q zero नहीं होना चाहिए। So these are the rational numbers. So we can say like 0.75, 0.22 or 2.3. These are all rational numbers. मतलब आप इनको कन्वर्ट करोगे तो ये p by q की फॉर्म में आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे हमारा आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। फिर डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को। सो ये कुछ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है जो आगे आपको थ्रू आउट द सीरीज डिस्क्रीट मैथ के आपको यूज भी करनी होंगी और आपको मिलेंगी भी। तो अगर आपको कहीं एन मिलता है इसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये कुछ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन थी। इसके बाद एक चीज और मैं इसी यहीं पे आपको बता देता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, एक टर्म होती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है बेसिकली? कार्डिनलिटी अगर हम सेट की किसी भी कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस सेट की जो ऊपर एग्जांपल लिया था, सो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? इस सेट की कार्डिनलिटी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो कार्डिनलिटी ऑफ s इज इक्वल्स टू 7। सो इसको हम जो डिनोट करते हैं, जैसे s ये सेट है, इसको हम डिनोट करते हैं मॉड्यूलर से। सो s इज इक्वल्स टू 7, ये आपकी कार्डिनलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। सो मॉड्यूलर साइन लगा देते हैं हम, इज इक्वल्स टू 7। इसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो s is equals to n, where n is 7 and n is also small n is also the number of elements present in that set. So ये हो गया कार्डिनलिटी का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ सेट पे। सो टाइप्स ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट्स, ये सब मैंने टाइप्स लिखे हैं सेट के। सेट कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यहाँ पे जो है आपके 11 टाइप के सेट्स होते हैं। सबसे पहला आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जो नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट सेट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। मतलब जिसके अंदर जो काउंटेबल एलिमेंट्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ऐसे ही इनफाइनाइट सेट जो होता है, सो इसी की अगर हम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कार्डिनलिटी, तो अगर फाइनाइट सेट की मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो हमेशा n होती है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। सो इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट आर दोज सेट्स व्हिच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम। ऐसे ही जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। सॉरी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। सो ऐसे ही जैसे ऊपर फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें तो हमें मालूम नहीं कि कितने एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी, अगर आपसे कोई पूछे, या शायद शॉर्ट में ये क्वेश्चन कभी पूछ भी लिया जाता है मोस्टली। सो इनफाइनाइट सेट्स की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है इनफाइनाइट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट को, ऐसे सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? सेट बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो सेट है यहाँ पे। A इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर एलिमेंट्स है आपके 1 3 4 6 9, और यहीं पे एक दूसरा सेट है आपके पास B इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं
1 4 6, ठीक है। तो व्हाट इज सबसेट? सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। यहाँ पे आप देखोगे तो ए के अंदर 1 3 4 6 9 कितने 5 एलिमेंट्स हैं, बी के पास 4 एलिमेंट्स हैं। सो बी एक ए का सबसेट है क्योंकि बी के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 4 6 वो ए के पास भी हैं। सो इसको इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए और इक्वल्स टू, ये जो नीचे लगता है ये इक्वल्स टू का साइन है। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये इक्वल्स टू का साइन क्यों आया? क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है जिसको हम ट्रिवियल सेट बोलते हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ए अगर मैं एक और ऐसा ही सेम का सेम एक सेट लिखूं यहाँ पे तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ भी होंगे। सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट का। इसके बाद आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट कुछ नहीं है, ये भी सबसेट के अंदर ही आता है, या हम बोलेंगे कि प्रॉपर सबसेट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट। सो इसमें कुछ नया नहीं है, सेम सेट जैसा ही है, बस इसमें से एक कंडीशन कम हो जाती है कि ये मतलब ये हुआ कि बी एक ए का सबसेट है बट उसके बराबर नहीं है। मतलब ट्राइबल जो मैंने बताया था आपको, ट्रिवियल सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट बी में बी का जो काउंट है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ काउंट है वो ए से कम रहेगा एज ऑलवेज। सो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑलवेज स्मॉलर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट। सो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बी, अभी जो बी है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, बट अगर मैं इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं 1 4 6 9 3, अब बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, अब बी ए का सिर्फ सबसेट है। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। आई थॉट ये आपको, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे चार सेट हैं। लेट्स से ए एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 4, बी एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 7 9, और एक मेरे पास सी यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर है 1 10। ठीक है। सो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल्स टू 1 4 7 9 10। सॉरी, यूनियन का केस यहाँ पे नहीं आता है, मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। ओके, मैं अभी समझाऊंगा यूनियन क्यों नहीं है और ऐसा क्यों है। सो अब इनके लिए ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने यूनियन क्यों हटाया? क्योंकि इन सब का यूनियन ये आता है। बट अगर मैं इसको और एक्सपेंड कर दूं, यहाँ पे 12 भी लिख दूं, 13 भी लिख दूं, 19 भी लिख दूं, तब भी ये इनका यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी जितने भी उस कंटेक्स्ट के एप्लीकेशन के जितने भी सबसेट हैं या जितने भी अदर सेट्स हैं, उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उतने ही हो सकता है उसमें उनके अलावा और भी एलिमेंट्स हो, यूनिवर्सल सेट में उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो, लेकिन वो सब एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। सो ये यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल सेट है वो ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल है। यहाँ पे अगर मैं एक डी की बात करूँ तो डी इज इक्वल टू, अगर मैं डी में यहाँ पे डाल देता हूँ 20 39, तो अब डी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। मतलब डी इस पूरे कंटेक्स्ट से अलग है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट हो गया। इस पूरे कंटेक्स्ट के पास जितने भी सबसेट हैं उन सबसेट के सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट के पास होंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं एम्प्टी सेट पे। नेक्स्ट एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं बेसिकली।
नल सेट भी बोला जाता है। सो व्हाट इज एम्प्टी सेट? नाम से पता चल रहा है एम्प्टी, जो खाली हो सेट वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मींस जो दो सेट्स विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, दैट मींस जिसका कार्डियल नंबर 0 हो, वो सेट्स को बोलते हैं हम एम्प्टी सेट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या फिर कर्ली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट। ये दो तरीके की इसकी रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट्स और नल सेट की। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, या बोलेंगे कंफ्यूजन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रहता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या ये भी एक एम्प्टी नल सेट है? नहीं, ये एम्प्टी या नल सेट नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो इसके पास एक एलिमेंट है 5। हमने क्या बोला एम्प्टी सेट के लिए कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसका कार्डियल नंबर 0 हो, वो होता है एम्प्टी सेट। बट इसमें अगर आप देखोगे तो 5 इज एन एलिमेंट, तो ये आपका नल सेट नहीं हुआ, या एम्प्टी सेट नहीं हुआ। फिर आता है सिंगलटन सेट। अच्छा, इसी से ही चलो क्लियर हो जाएगा सिंगलटन सेट का भी। नाम से पता चला सिंगलटन सेट, या इसको हम यूनिट सेट भी बोलते हैं। सिंगल मतलब एक। सो दोज सेट्स which contain only one element in them are called singleton set। अब इसी की ही बात कर लेते हैं। ये जो 5 लिखा था यहाँ पे, ये जो 5 है यहाँ पे, ये 5, ये सेट जो आपका होगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन कर दूं S से, तो S इज अ सिंगलटन या यूनिट सेट। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है 5। इसके और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि S इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं या 2, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक A इज इक्वल टू 2। सो ये तीनों ही आपके सिंगलटन सेट हुए। अगर मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा आए तो हम जो अभी तो कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट बिल्डर एनोटेशन में आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो इसी को ही अगर मैं बताऊं कि A इज इक्वल्स टू x where x is greater than 1 smaller than 3। सो अब आप ये देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, एंड हाँ सॉरी, इसके अंदर रैशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो एक कंडीशन हमें और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, एंड x इज एन इंटीजर। ठीक है, सो ये भी एक आपका जो है सिंगलटन सेट बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर हम इक्वल सेट पे। इक्वल सेट क्या होते हैं? ओके, मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 3 5 7। ठीक है, और B एक हमारे पास सेट है सो यहाँ पे कहानी क्या है? यहाँ पे कहानी है कि दो सेट हैं A और B, दोनों में एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, इनके एलिमेंट्स भी सेम है। आप देखोगे 1 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें भी है, इसमें भी, 7 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू B, भाई A ही B है, अभी ऊपर बताया आपको। तो A ही B है मतलब क्या हो गया? A and B are equal sets. So what are equal sets? So those sets those sets which contain exactly the same elements in are called equal sets. फिर इसके बाद आते हैं हम equivalent set पे। अब equivalent set क्या होता है? Let's say इसमें से मैं एक नंबर हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0। ठीक है, तो क्या ये इक्वल सेट है? नहीं, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 0 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं करता और 5 एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं करता। बट ये इक्विवेलेंट सेट है। अब इक्विवेलेंट सेट क्यों है? इक्विवेलेंट सेट इसलिए है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों में वो सेम है, दोनों, इसलिए इक्विवेलेंट सेट। तो अब अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की आपको डेफिनेशन समझाऊं तो इक्विवेलेंट सेट्स आर दोज सेट्स हुज कार्डियल नंबर इज सेम, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, या फिर इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, सो those sets which have equal number of elements in them are called equivalent set। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब आते हैं ओवरलैपिंग सेट पे। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? अब आपको डेफिनेशन से ही पता समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ये आपका एक सेट है, आपका ये एक सेट है।
अब इस सेट के पास, अब लेट्स से मैं फिंगर्स को बोल देता हूँ कि मेरी फिंगर्स जो हैं ये इस सेट की एलिमेंट्स हैं। इस वाले हाथ की जो फिंगर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो क्या हुआ, ये हो गया ओवरलैप, मेरा हाथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है इक्विवेलेंट सेट, सॉरी ओवरलैपिंग सेट पे। जब दो सेट्स में का जो आपका इंटरसेक्शन होता है, मतलब उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर मैं अभी तो ये कॉमन नहीं हुआ मेरा, बट अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आपको इधर से दिखाई देगा कि मेरे पास सिर्फ एक ऐसा है कि ये लेट्स से ये दोनों सेम है, तो इनको मैं अगर अलग कर दूं तो दोनों अलग अलग सेट में, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, ये दोनों ओवरलैप हो गए एक दूसरे पे। सो what are overlapping set? Overlapping set are those sets which have at least one elements in common between them। कम से कम एक एलिमेंट इनके अंदर ऐसा हो जो दोनों में प्रेजेंट हो। सो जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है, क्या वो एग्जांपल ओवरलैपिंग सेट का है? हाँ है, क्योंकि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं? वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट। तो तीन एलिमेंट इसमें ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब एक सेम है दोनों में तीन एलिमेंट, तो इस सेट को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग एलिमेंट। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओवरलैपिंग सेट्स आर दो सेट्स वेयर ए इंटरसेक्शन बी का जो काउंट होता है, जो कार्डिनल नंबर होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। 5 जो है आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, शायद मैं बताना भूल गया ऊपर आपको। सो जो हाँ सॉरी बताया था मैंने। सो 5 जो है आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूँ तो मुझे एम्प्टी सेट ना मिले, उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट, उल्टा, इक्विवेलेंट सेट का उल्टा। बस यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा, मतलब दो सेट्स जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब जिसका इंटरसेक्शन 5 हो या जिसका इंटरसेक्शन का जो कार्डिनल नंबर है वो 0 हो, वो क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद फिर ऑपरेशन ऑन सेट, आई मीन सेट्स बोलेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? इसमें हम लोग बेसिकली 5 ऑपरेशंस हैं जो हम सेट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 5 ऑपरेशंस हैं जो हम सेट्स पे कर सकते हैं। मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ। यूनियन क्या होता है? सबसे पहले यूनियन, अच्छा ओके, पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वेन डायग्राम के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज वेन डायग्राम? Venn diagram is basically a semantic representation of all the mathematical logics of all sets। Like थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। लेट्स से हमारे पास एक सेट है जो है a is equals to 1 3 5 7 और ठीक है, इसी को सिर्फ एक सेट को ही चलो अभी के लिए ले लेते हैं। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर एक सर्कल होगा जो रिप्रेजेंट करेगा ए को, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। मतलब अभी इसमें एक ही सेट था, ठीक है। धीरे धीरे अगर मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन बताऊंगा तो फिर आपको तब समझ आएगा कि एग्जैक्टली वेन डायग्राम का काम क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट बेसिकली और जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल के पास, बाकी ए के पास जो एलिमेंट्स है वो ए वाले पार्ट में रहेंगे, ए वाले सर्कल में रहेंगे। जो यहाँ पे एक सर्कल, सिर्फ अभी एक सर्कल है, तो जो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है ए सेट को। 1 3 5 7 जो है वो इस वाले सेट के पास है। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। बाकी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ये ऑपरेशंस बताऊंगा सेट के। पहला ऑपरेशन आता है यूनियन। व्हाट इज यूनियन? यूनियन इज
यूनियन क्या है? यूनियन लेट्स से हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट है जिसके अंदर एक के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरा एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है 5 6 या कह सकते हैं 3 4 5 6, ठीक है। सो अब उन दोनों का यूनियन क्या होगा? उन दोनों का यूनियन होगा सारे एलिमेंट्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। मतलब जैसे ए के पास 3 था और जो दूसरा एलिमेंट था बी उसके पास भी 3 था, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट जो होंगे ए और बी के वो एक जगह एक सेट में लिख के जो एक सेट बनेगा वो सेट होगा हमारा यूनियन, वो सेट आएगा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। सो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं 7 5, ठीक है। बी बी हमारे पास एक सेट है 3 7। एक्चुअली बड़ा एग्जांपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सेट को ना छोटा कर देते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा। ए इज इक्वल टू ए के पास दो एलिमेंट है 1 3, बी के पास भी दो एलिमेंट है 3 4 और सी के पास भी एलिमेंट है 5 6, ठीक है। इसको मैं आपको वैसे बताऊंगा, वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा। सो अगर हम ए और बी का यूनियन करें तो हमारे पास क्या आएगा? बेसिकली यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बट नॉट रिपीट द एलिमेंट। सो पहला ए के सारे एलिमेंट हम लिख लेते हैं 1 3, अब बी के एलिमेंट लिखते हैं 3 बट 3 ऑलरेडी हमें पता है कि आ गया है तो हम 3 को नहीं लिखेंगे, फिर 4। सो दिस इज A union B. So जैसा मैंने बताया all the elements of A and B but not the repeated elements, मतलब तीन को हम दो बार नहीं लिखेंगे, तीन को एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया A union B। अगर मैं वही B union C की बात करूं तो क्या होगा? 3 4 5 6, इसमें तो सारे एलिमेंट आ गए। हाँ, क्योंकि जो 3 और 5 का जो इंटरसेक्शन है, मतलब बी और सी का, सी के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका जो हमारा यूनियन होगा वो ये हो जाएगा 3 4 5 6। अच्छा, क्या सिर्फ दो ही सेट्स का यूनियन हो सकता है? नहीं, कितने का भी आप यूनियन कर सकते हैं। लेट्स से मैं ए बी सी तीनों का यूनियन करना चाहूँ तो ए यूनियन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया यूनियन। सो ये यूनियन का ऑपरेशन हो गया। इसके बाद आते हैं हम इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या है? अब इंटरसेक्शन क्या होता है? पहला इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन उल्टा ही हुआ है। सो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सो इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन बेसिकली कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, या हम कहें ऑल द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब दो सेट के बीच में, दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, और या उनको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो ये इसी एग्जांपल में अगर मैं देखूं, अच्छा ओके, इंटरसेक्शन से पहले मैं इसका एक बार आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ए के पास क्या है 1 3, बी के पास क्या है 3 4, सी के पास क्या है 5 6। तो सी के पास जो एलिमेंट्स है वो ना ए के पास है, बी के पास है, सी के पास सारे अलग एलिमेंट है। तो सी, सबसे पहले हम सी को बना लेते हैं यहाँ पे, ये आपका सी हो गया। अब ए और बी को देखते हैं, हमने यहाँ पे ए बनाया। अब आप देख रहे हो एक एलिमेंट दोनों में ओवरलैप कर रहा है, इसको हम ओवरलैपिंग सेट भी बोलेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था ओवरलैपिंग सेट। तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि इनके अंदर एक एलिमेंट जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप को हम कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम में? ऐसे। अब इसके पास यहाँ पे 1 है और
3 है और 4 है। तो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया ए यूनियन बी का, ये हो गया ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एक कॉमन पार्ट था। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उल्टा यू, ये यूनियन को उल्टा कर दीजिए, वो इंटरसेक्शन हो गया। एग्जैक्टली डेफिनेशन भी इसकी यही है कि यूनियन का अपोजिट होता है इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन के पास सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब जैसे कि ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन आपको बताऊं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा, क्या 1 दोनों में नहीं है, क्या 3 दोनों में है, तो 3 हो गया, 3 कॉमन एलिमेंट हो गया, क्या 4 कॉमन है, नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3। ये आपका होता है इंटरसेक्शन। अब ऐसे जैसे कि बी और सी दो आपके सेट है, बट दोनों में आप देखोगे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका आ गया 5। अब ये तो एक सेट बन गया, नहीं, इसका आ गया ये, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ऐसे हो सकता है, हाँ, कितने का भी आप इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो 5। क्यों, अभी मैंने क्या बताया इंटरसेक्शन की, आपके पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इंटरसेक्शन के अंदर जो तीनों, अब जैसे हमने तीन सेट का इंटरसेक्शन निकाला तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों के अंदर प्रेजेंट है। अब सी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो बाकी दो में हो, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया। इसी को अगर मैं वेन डायग्राम के हेल्प से, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाऊं ए इंटरसेक्शन बी को, तो क्या निकल के आएगा, कौन सा पार्ट आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी में, बता देता हूँ। लेट्स से ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये जो पार्ट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिफरेंस पे। अब डिफरेंस क्या होता है इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ये वही डिफरेंस है जो आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में निकालते हैं, कुछ अलग नहीं है, सब वही है। ये वही डिफरेंस है जो आपने मैथमेटिक्स में निकाला। लेट्स से आपके पास दो नंबर है 5 और 4, आपको 5 में से 5 और 4 का डिफरेंस निकालना है, क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सेम कंसेप्ट इज हियर, अगर इसको हम डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, ठीक। अगर मैं करूं a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो बी में है और ए में कॉमन है वो एलिमेंट्स ए में से निकाल दो, मतलब ए में से आपको बी को माइनस करना है। अब आप देखोगे बी में क्या है, 3 और 4 है, तो सबसे पहले आप इसमें से एक एलिमेंट माइनस करो, 3 आप माइनस कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, मेरे पास बच गया 1, और कुछ है 4 है, बट 4 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या माइनस करोगे, कुछ नहीं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। so, ऐसे ही b माइनस, अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो मुझे b में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो हमारे कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पे हो गया 4। आई होप इट्स क्लियर। ऐसे ही अगर मैं b माइनस सी करूंगा तो क्या आएगा, b माइनस सी क्या आएगा, सेम एग्जैक्टली 3 4 एग्जैक्टली b ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो माइनस, हमारे पास माइनस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही c माइनस बी आप करोगे तो c ही आएगा। अच्छा, इसको और भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि b माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस b इंटरसेक्शन c, इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो कैसे, b इंटरसेक्शन c में क्या आएगा 3,
आपने 3 का एक सेट बना लिया यहाँ पे, b में से आपने उस 3 को माइनस करने के लिए बोला, तो सिंपल आपका 1 बच गया। सेम चीज b माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस b इंटरसेक्शन c। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे? b माइनस सी इज इक्वल टू b यूनियन c माइनस b और सॉरी, अच्छा b माइनस c कर रहे हैं ना, हाँ ओके। सो b यूनियन c, एक काम करते हैं, बी और सी रहने देते हैं, ए और बी लेते हैं, क्योंकि बी और सी में ऑलरेडी कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला। तो हम बी और ए की बात करते हैं यहाँ पे कि ए माइनस बी करते हैं या बी माइनस ए करते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अच्छा, ये फॉर्मूला आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आगे आपको रिलेशन जब पढ़ाऊंगा या फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें यूज होंगी। तो ए अभी यहाँ नहीं है, अब आगे भी आएगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा आपका 1 3 4 माइनस ए यूनियन बी माइनस, इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, बी को माइनस करेंगे, ठीक है? तो क्या बचेगा, एग्जैक्टली वही। ये भी आप इसको लिख सकते हैं, कैसे? अब आप देखो ए यूनियन बी क्या आया 1 3 4, बी हमारे पास क्या था 3 4, बस 3 4 वाले एलिमेंट निकालना है इसमें से। तो इसको आप मल्टीपल वेज से लिख सकते हैं, बाकी आप इसको जब आप रिलेशन पढ़ेंगे या फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के फॉर्मूलेस का आगे यूज होने वाला है, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हमें दिया जाता है, ये अलग है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली अगर मेरे पास लेट से सॉरी a माइनस बी का मैं रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको वेन डायग्राम के थ्रू, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार। लेट्स से ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। सो a माइनस बी वाला कौन सा पार्ट होगा? ये जो पार्ट है वो होगा a माइनस बी, ठीक है? ऐसे ही सिर्फ इतना वाला पार्ट जो सिर्फ b का है, जो कॉमन से हटा दो, वो होगा b माइनस ए। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अब लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है u और एक हमारे पास सेट है a, ठीक है? इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है। कुछ से समझ नहीं आएगा ना, कुछ से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, सो यूनिवर्सल सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से लेकर 10 तक के एलिमेंट है। ए हमारे पास है जिसके अंदर 2 3 5 7। सो ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है? ए का कॉम्प्लीमेंट होने वाला है all the elements from the universal set which not belongs to A। मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप A वाले एलिमेंट्स को निकाल दो तो जो बचता है वो आपका A कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं U माइनस A। इसमें आपका हो जाएगा 1 4 6 1 2 3 इसमें है, 5 इसमें है, 6 7 इसमें है, 8 9 10, ठीक है? ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये आपके पास ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब ऑल द एलिमेंट्स
which belongs to U but does not belongs to A is called A complement. राइटिंग थोड़ी गंदी है स्टूडेंट्स, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट जो हम आज तक करते आए, जैसे आपने 112 इंटू 14 किया था तो कैसे किया था, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 2 8, 4 1 4, यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगाया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 8 6 1, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट करते थे हम लोग नॉर्मली। मतलब प्रोडक्ट ऐसे ही होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है डिस्क्रीट मैथ में, एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास दो सेट हैं, 1 2, एक सेट हो गया, बी एक सेट है, ए और बी। अब मैंने 1 2 और ए और बी क्यों लिए, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी जो होगा वो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सारे प्रोडक्ट का एलिमेंट विद कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर। मतलब ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं एक एलिमेंट को पढ़ के, वो इसका सेट हो जाएगा। जैसे कि 1a 1b 2a 2, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये ऑपरेशंस थे हमारे सेट पे, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं। हमारे पास एक चीज और है इसमें पढ़ने के लिए आपके पास, विच इज पार्टीशनिंग ऑफ सेट। पार्टीशनिंग ऑफ सेट क्या होता है, पार्टीशनिंग ऑफ सेट। सो ये डेफिनेशन है, अभी इसको मत देखो, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। पार्टीशनिंग ऑफ सेट, पार्टीशन क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक, लेट्स से मेरे पास ये एक पेन है, इसको अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या बोलेंगे इसको, मैंने इसका पार्टीशन कर दिया, यही ना। यही सेम पार्टीशनिंग में होता है। मतलब अगर मैं एक पेपर उठाऊंगा आपका, लेट्स से मेरे पास ये एक पेपर है, ठीक है, अब अगर मुझे इसके दो पार्टीशन करने, लेट्स से मैंने इसको यहाँ से उखाड़ा, ये दो मैंने इसके अलग अलग पार्टीशन कर दिए, तो ये हो गया इसका पार्टीशनिंग। क्या इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है, नहीं। इंटरसेक्शन है, नहीं। तो इसके मैं जितने भी पार्टीशन करूंगा, उन उस पार्ट का दूसरे पार्ट पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। सेम रूल आपका इसमें चलता है पार्टीशनिंग में। अच्छा, एक और रूल इसमें चलता है, अगर मैं इन, लेट्स से मैंने अभी तो इसमें दो पार्टीशन किए हैं, इसके मैं 3 पार्टीशन कर देता हूँ। अगर मैंने इसके 3 पार्टीशन कर दिए, अगर मैं तीनों पार्टीशन को ऐसे जोड़ दूं, तो क्या ये पूरा पेपर बन गया, हाँ ये पूरा पेपर बन गया। तो वही, अगर मैं सारे जितने भी मैंने पार्टीशन किए हैं किसी पर्टिकुलर सेट के, उन सब का यूनियन कर दूं तो वो ओरिजिनल सेट बन जाता है। तो यही कुछ रूल्स हैं। अच्छा, इसमें से क्या है कि क्या इसमें कोई ऐसा है जिसमें कुछ, मतलब इसमें से कोई ऐसा पार्टीशन बना है जिसके पास कुछ भी पेपर ना हो, थोड़ा भी पेपर ना हो, नहीं। मतलब अगर आप पार्टीशन बना रहे हो किसी सेट का, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ना। वही तीसरा रूल आता है इसका, कि इसमें कोई पार्टीशन जो आप बनाओगे उसमें कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, या कोई भी एम्प्टी पार्टीशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो यहाँ पे हम, लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, उसके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5। अब इसके पॉसिबल पार्टीशंस क्या क्या होंगे, लेट्स से पहले पार्टीशन को हम 1 से डिनोट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला पार्टीशन के पास दो सबसेट है, एक सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है 1, बाकी दूसरा सेट है जिसके पास 2 3 4 5 है। दूसरा पॉसिबल पार्टीशन इसका क्या हो सकता है, दूसरा इसका पॉसिबल पार्टीशन हो सकता है जिसके पास 1 2 3 हो, और फिर दूसरा एक सबसेट बने जिसके पास 4 हो, और फिर तीसरा एक सबसेट बने जिसके पास 5 हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि
हमारे पास ये 3 सबसेट है ए के, और तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और अगर आप तीनों का यूनियन करते हो तो ए फाइनली हमारे पास ए आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मींस form a collection of subset of a set in such a manner कि that does not contain any subset common, any elements of any two subset is common, or we can say all the subsets are distinct. And second condition is there is no phi set, मतलब इसमें आप अगर देखोगे तो मैंने कोई empty set नहीं बनाया है, इस तरीके का सेट नहीं है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये मेरा पार्टीशनिंग के अंडर नहीं आएगा। सो पार्टीशनिंग में आपके पास कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। सो ये इसके कुछ पॉसिबल आपके पार्टीशंस हैं इस सेट के। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। पार्टीशनिंग ऑफ अ सेट। पार्टीशनिंग क्या होती है? पार्टीशन ऑफ अ सेट सेज एस इज अ कलेक्शन ऑफ एन डिसजॉइंट सबसेट। मतलब S जो है वो S यहाँ पे हमने A1 से डिनोट किया है। A1 कलेक्शन होगा N, मतलब कितने भी नंबर, जैसे यहाँ पे N जो है वो 2 है। N disjoint सबसेट। डिसजॉइंट मतलब which does not contain any element common, which और इसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मतलब होगा कि उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, मतलब उनके पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। सो अगेन ऑफ एन डिसजॉइंट सबसेट। सो पार्टीशन ऑफ अ सेट सेज एस इज अ कलेक्शन ऑफ एन डिसजॉइंट सबसेट। यहां तक समझ आया? सेज अब इसमें एग्जांपल के तौर पे p1 p2 p3 अप टू pz दैट सेटिस्फाई थ्री कंडीशन। लेट्स से यहाँ पे हमने क्या किया है, s को p1 p2 p3 अप टू pz में के पार्टीशंस किए हैं s के। अब 3 कंडीशन ये फॉलो करेंगे, एवरी पार्टीशन जो है वो 3 कंडीशन फॉलो करेगा। पी आई डज नॉट कंटेन द एम्प्टी सेट। पी आई मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो फ्रॉम 1 टू जेड। सो पी आई डज नॉट कंटेन द एम्प्टी सेट। वही चीज कि आपके पास आपने जो सबसेट बनाया है उसके पास एक भी एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, यूनियन ऑफ द सबसेट मस्ट इक्वल्स द एंटायर ओरिजिनल सेट। मतलब अगर आप इन सभी पार्टीशंस का यूनियन करोगे तो आपका मेन सेट निकल के आएगा, मतलब मेन सेट आपको मिल जाएगा, या आप बोलोगे पेरेंट सेट आपको मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट सेट इज एम्प्टी। मतलब आप इसमें से किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, किन्हीं भी दो अलग अलग सबसेट का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा फाई आएगा, मतलब उसका रिजल्ट हमेशा एम्प्टी सेट आएगा या फिर नल सेट आएगा। ठीक। सो बेल नंबर क्या है? काउंट ऑफ ऑल पॉसिबल पार्टीशन। मतलब इसका ये हुआ कि अभी हमने जैसे आपको बताया पार्टीशनिंग ऑफ सेट्स। अब लेट्स से इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपके पास लेट्स से एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2। अभी दो ही लेके चलते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसका पार्टीशन करना। अब इसके कितने पॉसिबल पार्टीशन हो सकते हैं? लेट्स से पहला पॉसिबल पार्टीशन क्या है? 5 एंड 1 2। ठीक। दूसरा पॉसिबल पार्टीशन क्या हो सकता है इसका? 1 2। ठीक है, यही पॉसिबल इसके पार्टीशन हो सकते हैं। सो अब बेल नंबर क्या होगा? बेल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। सो बेल नंबर इज इक्वल्स टू बी, कितने एलिमेंट है? 2 इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये होता है आपका बेल नंबर। यहाँ पे जो 2 है बेसिकली वो n है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मेन सेट। सो b2 is equals to 3। सो बेल नंबर क्या होता है? काउंट ऑफ ऑल पॉसिबल पार्टीशन, मतलब जितने पॉसिबल पार्टीशन बन सकते हैं उसके या जितने पॉसिबल पार्टीशन का सबसेट बना सकते हैं, जितने पॉसिबल पार्टीशन के आप सेट्स बना सकते हो, उन कितने वो सेट बन सकते हैं उनका काउंट, नंबर ऑफ सबसेट्स, उसको हम बोलते हैं बेल नंबर। सो दिस इज द लास्ट ऑफ इन सेट्स। मतलब सेट वाले पार्ट में, यूनिट फर्स्ट के सेट वाले पार्ट में लास्ट टॉपिक था आपका। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन पे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसके नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।